तो बेटा अब मैं 2 मिनट में आपको रिमाइंड करके आगे बढ़ रहा हूँ। आपने पढ़ा कि मानव के शरीर में जो जो अंग सर्कुलेशन में भाग लेते हैं उन्हें हम ब्लड सर्कुलेटरी आर्गन कहते हैं। और ये आर्गन 3 हैं, जिसमें एक ब्लड था जो 2 दिन के लेक्चर में कवर हो गया। अब हम लोग दूसरे आर्गन पे आ रहे हैं जिसका नाम ब्लड वेसल है। फिर हम पढ़ेंगे तीसरे पार्ट पे। आइए तो पहले ब्लड वेसल समझिए। ब्लड वेसल क्या होता है? ब्लड वेसल यानी कि रक्त वाहिनी। ठीक है बेटा? अब आइए समझिए रक्त वाहिनी। कभी कभी आप लोग बस और गाड़ियों पर भी देखना लिखा रहता है वाहिनी, कला वाहिनी। देखा है ना? तो वाहिनी का क्या तात्पर्य है? वाहिनी का तात्पर्य है कि यह रक्त को अपने अंदर से जाने देने का रास्ता देगी। क्या देगी? रास्ता देगी। अब आप सोचो, ये आपका शरीर है और इस शरीर में आपका हार्ट यहाँ पे है और बॉडी के सारे पार्ट्स अनुभव कर रहे हैं आप, हाथ पैर नाक कान मुंह जितना आपके शरीर के अंग है। तो यहाँ हृदय से रक्त का, इसीलिए इसको अभी मैं चिप रफली कर रहा हूँ, लोड कर रहा हूँ। हृदय से पंप करके ब्लड को हमारे बॉडी के आर्गन, टिश्यू, सेल तक भेजा जाता है और फिर वापस भी लाया जाता है। तो हार्ट से अंग तक ब्लड को ले जाने वाली और फिर अंग से ब्लड को ले आने वाली वेसल को ही कहते हैं ब्लड वेसल। आ गया डेफिनेशन? क्या है? हार्ट से ब्लड को आर्गन तक ले जाने का काम और पुनः आर्गन से हार्ट तक ले आने का काम, जिसके द्वारा होता है ब्लड वेसल, रक्तवाहिनी कहलाता है। ओके? अब ये रक्तवाहिनी को हम यहाँ से 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला वो वाहिनी जो हार्ट से ब्लड को आर्गन तक ले जाएगी। तो जो ब्लड वेसल हार्ट से ब्लड को आर्गन तक ले जाएगी, देख रहे हैं? उस ब्लड वेसल को हम कहेंगे आर्टरी यानी धमनी। आया बेटा? हाँ। और जो ब्लड वेसल आर्गन से ब्लड को कैरी करके पुनः हार्ट में ले आएगी उसको बोलेंगे वेन। क्या बोलेंगे? वेन। जैसे पिछले दिन के लेक्चर में मैंने खुशी के हाथ में आपको दिखाया, या आप अपने हाथ में ऐसे जो देख रहे हैं ये सब वेन है। यानी ये रिटर्न हो रही है, आर्गन से ब्लड कैरी करके हार्ट में ले जा रही है, ये वेन है। और जो हार्ट से ब्लड को कैरी करके आर्गन में ले जा रहा है वो आर्टरी है। यहाँ तक आए? अब चलिए दूसरी बात समझिए। आर्टरी के अंदर जो ब्लड जाता है वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसका भी मैंने पिछले दिन के लेक्चर में जिक्र किया था कि जब हमारे लंग्स में आई हुई ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन कैच करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, तब मैंने कहा था वो ब्लड एकदम रेड हो जाता है। और उसी ब्लड को कैरी करके
हार्ट से आर्गन तक पहुंचाने वाली आर्गन तक पहुंचाने वाली नेशन का नाम है आर्टरी। ठीक है, धीरे धीरे एक्सप्लेन करते हैं। और जब ब्लड हमारा आर्गन से ब्लड को कैरी करके हार्ट तक ले जाती है वेसल, तो आपने कहा उसे हम वेन कहते हैं। और हमने पिछले दिन कहा कि यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यानी इस ब्लड में ऑक्सीजन बहुत कम रहती है, CO2 ज्यादा है। क्यों रहती है? तो आपने श्वसन वाले में देखा था कि जैसे ही ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे टिश्यू के अंदर घुसकर सेल में पहुंची, तो वहां जाते ही यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूटकर ऑक्सीजन रिलीज करती है। और इसी ऑक्सीजन को के द्वारा वहां कोशिका में जो कोशिकीय ईंधन था, कार्बोहाइड्रेट का पार्ट ग्लूकोज, उसको इसने ऑक्सीडाइज किया और ऑक्सीडाइज करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल और 673 कैलोरी की एनर्जी प्रोड्यूस किया, जिसे आप उस दिन का पढ़ेंगे कि एटीपी के रूप में संरक्षित होता है। और आपको बता भी चुका हूं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पूर्ण दहन पर 38 एटीपी का फायदा होगा, 2 एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में निकलेगी और 36 एटीपी टीसीएस यानी क्रेब्स चक्र। तो ये उस दिन पढ़ाने के बाद उसको मैंने दोहरा दिया था कि ये सब क्वेश्चन नहीं है, ये स्टोर कर ली गई। अब आपके सेल में देखिए, इस जारण के बाद यानी सेलुलर रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल पैदा हुआ है। अब ये जल को जैसे कि ब्लड में हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन कैरी करके टिश्यू या सेल तक पहुंचाया, वैसे ही सेल में पैदा हुआ ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः ब्लड ही लेके वापस आएगा लंग्स में। तो वहां तक वापस कौन लेके आएगा? वेन। कैसे लेके आएगा वो आप जान चुके हैं, दोबारा बता दूं। अभी कल के लेक्चर में ब्लड प्लाज्मा में क्या, परसों के लेक्चर में प्लाज्मा में क्या क्या होता है बता चुके। तो आपके ब्लड प्लाज्मा में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो था साधारण सोडा, यानी कि ये Na2CO3। अब यहाँ जो पैदा हुआ CO2 और क्या पैदा हुआ? जल। ये दोनों को क्रिया करके सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसे केमिस्ट्री में बता चुका हूं, यही एनोस हो जाता है। यही प्लाज्मा में ब्लड का पार्ट ही है, प्लाज्मा आपको पता है। तो इसी को लेकर के वापस आ रही है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो Na2CO3 से रिएक्ट नहीं कर पाया, वो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कार्बोनिक एसिड बना दिया। और इन्हीं को, ये दोनों को ब्लड ने अपने ब्लड प्लाज्मा में ले लिया और ले करके वापस वेन के जरिए गई लंग्स में, और लंग्स में जाके ये फिर से CO2 में टूट गई। और फिर जब हमने एक्सक्रीशन किया, नाक से बाहर निकाल दिया। पिछले रेस्पिरेशन में बता चला, वही को दोबारा बताया, वापस कर दिया। तो वो कौन था ले आने वाली? वेन। ठीक है। अब इसके आगे भी देख लें, तब रचना और इसके मॉडल को बता। अब जब हार्ट से, यहां से देखिए, हार्ट से जब ब्लड की सप्लाई अंग तक जाती है, तो यह जिस वेसल के जरिए जाती है उस वेसल को एओर्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एओर्टा, महाधमनी। मैं हिंदी बोल रहा हूँ, जिसको जो नोट करना वो करे। क्या कहा जाता है? एओर्टा यानी महाधमनी। यानी जब ब्लड, अभी हार्ट पढ़ाएंगे तो दिखाएंगे। तो हार्ट से जो निकल के ब्लड को लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाएगी, वो ब्लड वेसल कहलाएगी एओर्टा यानी महाधमनी। और वो महाधमनी जैसे जैसे अंग में घुसती जाएगी, अब अपने से पतली नलिका में बनेगी। यानी बात कर रहा हूँ बर्नौली थ्योरम की, कि कैसे नहर का पानी दूर तक पहुंचाएगा। तो अब इसी तरह से
जब यह एओर्टा आर्गन में घुसेगी तो आर्गन में घुस के अब पतली नलिका में बटेगी और उस नलिका का नाम होगा आर्टरी। क्या नाम होगा? आर्टरी। और जब ये आर्गन में घुस के टिश्यू के अंदर जाएगी, ठीक है, तो अब ये और पतली हो जाएगी, अब उसे बोलेंगे आर्टीरियोल्स। क्या बोलेंगे? आर्टीरियोल्स। और जब अब सेल में घुसेगी तो और पतली पतली हो जाएगी, वो दिन लंग्स में दिखा रहे हैं, तब वो हो जाएगी कैपिलरीज। क्या हो जाएगी? कैपिलरीज। तो देखो इस तरह जैसे जैसे वो हार्ट से दूर जा रहा है उनका डायमीटर कम होता जाएगा, डायमीटर घट। बरनौली थ्योरम फिजिक्स में यही कहा गया है कि हम जैसे जैसे एरिया बढ़ा घटाते जाएंगे वेग बढ़ता जाएगा। तो जैसे जैसे ब्लड देखो हार्ट से निकला एओर्टा के रूप में, आर्गन में गया तो वो आर्टरी बन गया और उसका डायमीटर और कम हो गया। आर्टरी जब घुसी टिश्यू में तो अब वो आर्टरीज हो गई, और जब वो सेल में घुसी कैपिलरीज बन गई, तब पतली पतली आपके सर के बाल जैसा। राइट? अब यहाँ पर ब्लड पहुंचा दिया गया, अब पहुंचा दिया गया तो कलेक्ट भी तो करना होगा। अब यही कैपिलरीज जब कलेक्शन करके वापस आएंगी तो यही कैपिलरीज जैसे ये आर्टेरियोल्स वैसे ये बना लेगी वेन्यूल्स। क्या बनाएगी? वेन्यूल्स। फिर वेन्यूल्स मिलके आपस में वेन बनाएंगी, ठीक है, और फिर वेन आपस में मिलके वेना कवा बनाएगा, वेना कवा, और वो वेना कवा फिर से जाके हार्ट में खुल जाएगा। तो देख ले कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कैसे कलेक्शन हुआ। कोशिका के अंदर जो कैपिलरीज थी वह रक्त जब वापस लेके आएंगी और टिश्यू में जाएंगी तो वो सब मिलके वेन्यूल्स बन जाएंगे, यानी सिलिकाएं, और फिर ये सिलिकाएं मिलके जब अंग में आएंगी तो शिरा, जब ये बड़ी मोटी होती जाएगी वेन यानी शिरा बनेगी, और जब शिराएं मिलकर हार्ट में जाएंगी तो महाशिरा बन जाएगी। जैसे ये थी महाधमनी, वो महाशिरा यानी वेना कवा, और फिर वो वेना कवा जाके हार्ट में ब्लड पहुंचा देगी। तो इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन है और इधर से कलेक्शन है। तो ये सब मिलके आर्टेरियल सिस्टम बनाएंगे और ये सब मिलके वेनस सिस्टम बनाएंगे। आर्टेरियल सिस्टम हार्ट से शरीर के सब अंगों तक ब्लड की सप्लाई करेगा, और वेनस सिस्टम सारे कोशिका से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट में पहुंचाएगा। बताइए, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलिए, तो ये डेटा आपको इतनी बात पहले समझ जाना चाहिए। करता हूँ। अब हम आपको बता दे रहे हैं इनका रास्ता कहाँ से है। तो देखो जितनी भी आर्टरी है वो सब वाल्वलेस है, माने उनमें कपाट नहीं है, अतः उनमें कपाट न होने से उनसे रक्त तब तक निकलता रहेगा जब तक हार्ट में ब्लड रहेगा, इसलिए वो बेरोक टोक चलती हैं। इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए हमारे शरीर का डिजाइन ईश्वर ने किया, तो सारी आर्टरी को हड्डियों के अंदर से ले गए। कहाँ से ले गए? हड्डी के अंदर से। इंद्रायणी हड्डियों के अंदर से। हाफ शर्ट वाला कोई बच्चा है? अच्छा, मोड़ दीजिए, ऐसे सरका लीजिए, फिर कर लीजिए। अब देखिए, अब आपको मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ, यहाँ आइए, आप सबको बढ़िया रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए, क्या बोल रहे हैं? चलिए बात समझे। अब ये देखिए, ये इनका जो भाग देख रहे हैं आर्म्स का, ये हड्डी ह्यूमरस हड्डी है। और जब यहाँ ब्लड गई है तो ये ह्यूमरस के अंदर से ये
ब्रेंकियल आर्टरी नाम है उसका। आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपको बताया नहीं गया था, इसलिए बता रहा हूँ। ब्रेंकियल आर्टरी इस हड्डी के भीतर से यहाँ तक आ गई। अब यहाँ के बाद देखिए ये हाथ ऐसे मुड़ रहा है, यानी कि अब ये हड्डी और ये हड्डी का ये जोड़ है। ये रेडियो अल्ना है। कौन सी हड्डी है? रेडियो अल्ना। तो जब इसमें से वो रक्तनालिका जब इस हड्डी में घुसने जा रही है तो वह यहाँ पर ऊपर चली जाएगी। कहाँ गई? और फिर ऊपर आते फिर इस हड्डी के अंदर घुस गई। तो जहाँ जहाँ जोड़ है वहाँ वहाँ आर्टरी ऊपर आ गई है। और अब तुम लोग खुद अनुभव करोगे, यहाँ पर ऐसे हाथ रखोगे धक 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 मार रहा होगा, वो आर्टरी है। हाई पेन को ऐसे रखोगे तो कोई धक धक नहीं आएगा, क्योंकि ये बाललेस नहीं है, ये बाल है, इसमें कपाट है, अभी बताऊंगा। ठीक है। तो जब भी ये एक हड्डी से निकलकर दूसरी हड्डी में घुसेगी ये ऊपर आ जाएगी। इसीलिए अगर यहाँ नस काट दिया जाएगा तो ब्लड बंदे नहीं होगा, वो तब तक निकलता रहेगा जब तक पूरा हार्ट खाली ना हो जाए। अब यहाँ से ब्लड निकल, अब यहाँ से फिर रेडियोला में घुसेगी और फिर आएगी यहाँ कलाई में। अभी कलाई वाली हड्डी का नाम है कार्पेल। तो अब ये रेडियोला से निकल के कार्पेल में जाएगी, तो एक बार फिर ऊपर आ जाएगी और यहीं पर डॉक्टर तुम्हारा हार्ट बीट काउंट करता है। ठीक है। परीक्षा के बाद तुम लोग अस्पताल ले चलेंगे विजिट कराने, तो वहाँ बिल्कुल सिखाएंगे कैसे ब्लड प्रेशर ना पाएगा, क्या क्या होगा, एवरीथिंग। ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर हार्ट फिर बीट यहाँ रीड किया जा सकेगा। अब यही देखोगे सिनेमा में दिखा देगा, यहाँ काट के लड़की आत्महत्या कर लेती है। तो लड़कियों में नकल करने की क्षमता बहुत ज्यादा होता है, जितनी गंदगी है वो पहले वही सीखती हैं वो। और जैसे एक लड़की ने अपने घर माँ बाप से लड़ाई झगड़ा करके नस काट दी, मर गई, तो वैसे ही सब ऐसा ही करती हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर हम पढ़ लिख रहे हैं तो हमें गलत क्या है सही क्या है इसका विवेक होना चाहिए। ये नहीं कि एक लड़की गलत काम करे तो कुल यानी गलत काम करे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब पढ़े लिखे का क्या मतलब है फिर। और जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, जीवन में सुख दुख आएगा ही आएगा। लेकर का मतलब करें हम अपनी हत्या कर लें, ये गलत चीज है, इसको कोई साइंस के बच्चे को नहीं ऐसा करना चाहिए। तो इस तरह हमने आपको ये समझाया कि जहां जहां आर्टरी एक हड्डी से निकल के दूसरी में जाएगी, बस वही वो ऊपर आएगी, फिर हड्डी के अंदर घुस जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें कपाट नहीं है, इसलिए इसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। ठीक है। इसी तरह पूरे शरीर भर ये वितरण व्यवस्था की गई है। कंफर्म हो गया? अब आइए, अब हम आपको आर्टरी और वेन का चित्र दिखाने जा रहे हैं। काट के दिखा रहे हैं उसके भीतर क्या चल रहा है। ठीक है। इतना में कोई डाउट है? देखिए, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि ये जब सोडियम बाइकार्बोनेट ये बना लिया और कार्बोनिक एसिड बना लिया तो ऑक्सीजन की कमी हो जाने से ही आपका ब्लड काला नीला दिखाई और उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और जब आप 9-10 में थे तो बहुत सारे टीचर्स ने पढ़ा दिया था कि यह अशुद्ध रखता है। तो मैं पहले इसको भी बिठा देना चाहता हूँ दिमाग से कि ब्लड अशुद्ध नहीं होता। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने से उसका पीएच भी चेंज हो जाता है और ब्लड के अंदर उत्सर्जित पदार्थ आ जाते हैं, जिससे उस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाएगा। अशुद्ध ब्लड कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिर शरीर के अंदर में उन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को छानकर बाहर निकालने का व्यवस्था बना हुआ है। तो हम ब्लड को केवल ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कहेंगे, शुद्ध या अशुद्ध शब्द इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है। और हम कैसे पहचानेंगे कि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है?
अभी समझाए थे, ऑक्सीजनेटेड होगा तो उस ब्लड में हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में टर्न हो जाएगा जिससे एकदम लाल है। और जब डीऑक्सीजनेटेड होगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट कर ऑक्सीजन अलग कर देगा, हीमोग्लोबिन रह जाएगा। और अब ब्लड के प्लाज्मा में CO2 और H2 Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट से मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बना लेगी, ठीक है। और बना लेने से अब उस ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए उसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। और अब उसका रंग काला नीला हो जाएगा, लाल नहीं रह जाएगा। गया दिमाग? अब देखो आर्टरी कैसी है और वेन कैसी है। ये देखो, ये देखो तुम्हारे शरीर की आर्टरी है, देख रहे हो? और अब ये देखो, ये देखो, और अब इसमें ये देखो, ये देखो हैसी रचना देखो इसमें नहीं है, इसलिए ये वाल्वलेस है, मतलब इसमें कोई भी कपाट नहीं है। और ये जो है इस रचना का नाम है वाल्व। क्या नाम है? वाल्व। इसलिए बेटा ये जो वेन है, वेन में वाल्व लगे हुए हैं, इसलिए इसमें ब्लड कंटिन्यू नहीं बहेगा और इसमें इसीलिए मैंने बताया कि इसकी सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। और इसमें क्या है, वाल्व लगे हुए हैं, इसलिए इसमें ब्लड रुक रुक के बहेगा। एक वाल्व से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे से, अगर ये कट गया, देख रहे हो, तो यहाँ रक्त आगे न जाके जहाँ से कट गया है वहीं बाहर निकलने। और जब बाहर निकलेगा तो पहले देखना बड़ी तेज निकलेगा, अब फिर स्लो होकर रुक जाएगा, क्योंकि हेकरे और हेकरे बीच के बालों के बीच में जो जगह है बस वही ब्लड बाहर निकला है। अगर ही कट गया तो जैसे नहर टूट गई तो नहर में जब तक पानी रहेगा बहता रहेगा। आगे समझ में? तो इसीलिए इसकी सुरक्षा जरूरी थी, इसलिए इसमें कंटिन्यू ब्लड बहेगा, आया? और इसमें रुक रुक के बहेगा। और अभी थोड़ी देर में जब पढ़ा ले तो बताएंगे ब्लड क्लॉट कैसे होता है। तो अब यहाँ से जब ब्लड निकलेगा, ठीक है, तो ये निकल के हवा में आते ही 1 से 2 मिनट के अंदर यहाँ पर रक्त जाम करके यानी रक्त क्लॉट करके इस छिद्र को भर देगा। भरते ही ब्लड का बाहर निकलना बंद हो जाएगा, फिर से ब्लड चालू हो जाएगा। और ब्लड इसमें केवल एक दिशा में बहेगा, यानी वापस नहीं जाएगा, इसीलिए इसका नाम वाल्व है। जैसे आपके साइकिल के टायर ट्यूब में सीटिंग वाल्व लगा हुआ है, और उस बात की क्या विशेषता है कि पंप से हवा भरोगे तो बाहर की हवा को अंदर जाने देगा लेकिन बाहर नहीं आने देगा, इसलिए वो वाल्व है। अब देखें यहाँ भी ये वाल्व है, ब्लड को वन वे जाने देगा, वापस नहीं आने देगा, इसीलिए इसका नाम वाल्व है। और इसकी दिशा कहाँ है? अंग से हार्ट की ओर, और उसकी दिशा कहाँ है? हार्ट से अंग की ओर है, यानी दोनों में एक दूसरे के विपरीत दिशा है। वो हार्ट से ब्लड लेकर के आर्गन में आ रहा है और ये आर्गन से ब्लड कैरी करके हार्ट में आ रहा है। यानी सड़क पर जैसे 2 मार्ग बना हुआ है, एक अप लेन एक डाउन लेन, तो आर्टरी अप लेन है और वेन डाउन लेन। नहीं समझ में आई? क्लियर हो गई? अब इतना में कोई डाउट है? अब तुमको इनका टीएस काट के दिखाने जा रहे हैं कि ये बन कैसे रही है। ये देखो, ये है टीएस ऑफ आर्टरी, ये है ट्यूनिका एक्सटर्ना, अभी ये बाहर वाली है, और ये है ट्यूनिका मेडिका, ट्यूनिका मेडिका, और ये भीतर वाली है
ट्यूनिका इंटरना, अब आइए वेन में, ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ये पतला है। अब उसी तरह ये ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये ट्यूनिका मेडिका है, ये ट्यूनिका इंटरना है, ये इसका ल्यूमेन है, ये भी ल्यूमेन है, ये आर्टरी है और ये वेन है, ये शब्द है। जैसे कोई पाइप को काटोगे, बेलनाकार है के काटोगे तो वृत्ताकार में बनेगा। खून हेमन ले लग रहा है, ल्यूमन में से दौड़ रहा है। हाई देकर पाइप को मोटाई है, जैसे रिफिल भीतर से जा रही है, हाई कर मोटाई है। अरे चलो हो गया बेटा? ठीक है सर, अब सीखो बेटा। अगर हम आर्टरी हो चाहे वेन हो, अगर उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के माइक्रोस्कोप से देखें, किससे देखें? माइक्रोस्कोप से देखें, तब क्या होगा कि माइक्रोस्कोप से देखने पर हम पाते हैं कि यह कुल 3 स्तर से मिलकर बना हुआ है। सबसे बाहर वाली स्तर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं, बीच वाली लेयर को ट्यूनिका मेडिका कहते हैं, और सबसे भीतर वाली लेयर आर्टरी का जो ल्यूमेन है, यानी भीतर वाली नली का व्यास, आगे समझिए, उसका ल्यूमेन वेन की तुलना में पतला होता है। ठीक है, आप साइंस पढ़ते हो, धारा की अविरतता के नियमानुसार, यानी प्रवाह की अविरतता का नियम पढ़े हो, तरंग की अविरतता में पढ़े हो कि वेग क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो, जो तुम्हारी आर्टरी है उसका एरिया कम होने से इसमें रक्त का प्रवाह अधिक, और जो वेन है उसका एरिया ज्यादा है, इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हारा अगर आर्टरी कट गया तो जब तक पूरा हृदय खाली नहीं हो जाएगा तब तक ब्लड बाहर निकलता रह जाएगा, और जब खून की कमी हो जाएगी हार्ट में, बस हार्ट पंप करना बंद कर देगा। राम नाम सत्य है, ठीक है। तो इसीलिए इसकी सुरक्षा जरूरी है। तो इसकी सुरक्षा और भी है, इसका जो ट्यूनिका मेडिका वाला पोर्शन है वो काफी मांसल होता है, मतलब उसके अंदर स्पॉन्जिनस सेल ज्यादा होती है, ताकि जैसे कि जो हमारा हाथ फूले, डेवलप करे, मसल फैले, हम व्यायाम करें तो तनाव आए, होता है ना। तो इसके कारण इसके ऊपर जो दाब पड़े वो दाब को यह झेल ले, ऐसा ना कि दब के बंद हो जाए घुटनों में। अरे समझ में, बंद हो जाएगा तो बताओ अंग पैरालाइज हो जाएगा, ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। तो इसीलिए ये वाला हिस्सा काफी स्पॉन्जिनस और मांसल होता है, ताकि दबाव पड़ने पर ल्यूमन पर इसका कोई असर ना पड़े। आगे समझिए। और जो वेन्स होती हैं, वेन्स में जो ट्यूनिका मेडिका का लेयर है वह उसकी अपेक्षा कम चौड़ा होता है, और यह भी स्पॉन्जिनस और फ्लैसी होती है, लेकिन इसका ल्यूमेन आर्टरी के तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए इसमें बह रहे रक्त का वेग आर्टरी की तुलना में कम होता है।
आ गया बात? तो ब्लड वेसल का पूरा ज्ञान क्लियर हो गया। अब चलिए बताता हूँ कि कट रहा है तो ब्लड क्लॉट कैसे कर रहा है। तो ब्लड क्लॉटिंग यानी रक्त का थक्का। रक्त का थक्का जमना। चलिए अब देखो कैसे जमता है। अब जैसे हम अपने पर बता रहे हैं, मैं इंद्र को कष्ट नहीं दूंगा। आप लोग को मैंने बताया था कि बेटा ब्लड वेसल जो आप शरीर के ऊपर देख रहे हो, ये सब की सब बेन है, यानी आर्टरी। अभी इनको बुला के दिखा, खाली आर्टरी वही ऊपर है जहाँ हड्डी का जोड़ है, बस। तो हड्डी का जहाँ जहाँ जोड़, जैसे यहाँ भी देखो धक 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 मारेगा, यहाँ मारेगा, हाथ में पैर में भी देखोगे। अब ये पैर इधर मुड़ता है, हैजा देखो धक धक आके मारेगा, एड़ी में मारेगा। कभी बैठ के पलथी मार के बैठ रख के पड़ रहे होगे तो देखना वो धक 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 ऐसे चलता रहे, राइट। और बाकी तुम्हारे शरीर के जितने भी बेन तुम्हें ऊपर से दिख रही हैं, वो सब की सब बेन्स हैं, यानी वो ब्लड वेसल आर्टरी है। यानी आप समझ गए, इसमें बाल्ब लगा हुआ है। तो अब जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो छिला गया। अब जैसे देखो, पता नहीं कैसे मैं देख रहा हूँ, आज सुबह ही प्रेयर में देख रहा था कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कहीं से छिला उला गया है, तो जाहिर है खून निकला होगा। आ रहा है समझ में? तो इसी तरह शरीर का कोई भी हिस्सा अगर कट जाता है या फट जाता है या छिल जाता है, तो आपने देखा होगा वहां से तुरंत लाल रंग का खून बाहर निकलने लगता है। और बाहर निकलने के बाद देखना 1 से 2 मिनट के अंदर फिर वो जम जाता है और खून का बाहर निकलना बंद हो जाता है ना। अब तुम लोग पिछले दिन सुने थे कि अगर ये बंद नहीं होगा तो इस बीमारी को हीमोफीलिया कहते हैं, और ये विटामिन के की कमी से होता है। अभी पिछले दिन बताए थे। तो आखिर ये कैसे जम जाता है, और जब शरीर के अंदर रहता है तब क्यों नहीं जमता है? तो आइए इस बात को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, जैसे ये हमारे शरीर का इंजर्ड हिस्सा है, यहाँ लिख दिए इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी का मतलब शरीर का वो हिस्सा जहां चोट लग गई। तो बताओ, शरीर के वो अंग टिश्यू से बने होंगे। तो जैसे ही आपका बॉडी का वो हिस्सा इंजर्ड होगा, तो बताओ आपके टिश्यू भी इंजर्ड हो जाएंगे कि नहीं? तो आपकी टिश्यू इंजर्ड हो गई, क्योंकि बॉडी का ऑर्गन टिश्यू से बनता है। अब जैसे ही ये इंजर्ड होगा, कि इंजर्ड होते ही यह प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज करता है। वही प्लेटलेट जो कल आपको ब्लड प्लेटलेट्स में बताया थे कि इसी से थक्का जमता है, वही बताया। कंफर्म हो रहा है? तो जैसे ही आपके शरीर का कोई हिस्सा चोटिल या घायल होता है, मैंने अंग्रेजी में लिख रखा है इंजर्ड होता है, तो उस अंग को निर्मित करने वाली ऊतक भी इंजर्ड होते ही वह अपने अंदर से प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज करती है, और साथ ही कैल्शियम आयन भी रिलीज हो जाता है। ठीक है। अब ये प्लेटलेट फैक्टर 3 और कैल्शियम आयन दोनों मिलकर रक्त में जो प्रोथ्राम्बिन नाम का प्रोटीन रक्त में दौड़ रहा है, ये तुरंत उसको थ्राम्बिन में कन्वर्ट कर देती है, थ्राम्बिन नाम के प्रोटीन में बदल देती है।
ये कब हुआ? जैसे ही चोट लगी और खून निकला। देखो वो सब एकदम साफ साफ लिखा जा रहा है। कठिन हो रहा है? फिर से पहला स्टेप समझो। 3 चरण में हम ब्लड क्लॉट कर देंगे। पहले स्टेप में जैसे ही शरीर का कोई हिस्सा इंजर्ड हुआ तो उस शरीर के हिस्से को बनाने वाला ऊतक प्लेटलेट फैक्टर 3 और कैल्शियम आयन रिलीज कर देंगे। और जैसे ये दोनों एक साथ रिलीज होते हैं, खून में जो प्रोथ्राम्बिन दौड़ रहा है नाम का प्रोटीन, वह प्रोटीन तुरंत थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हुआ फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या हुआ कि आपकी खून में ही जो हमारे लीवर सेल है, लीवर माने यकृत, जिसे आप कलेजा कहते हैं, तो आपके शरीर में जो लीवर सेल है, तो लीवर की कोशिका को आप जानते होंगे, उन्हें हम हेपेटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? और वो हेपेटिक सेल हिपैरिन नाम का एक पदार्थ बनाती है। कौन सा पदार्थ? हाँ, कौन बनाता है बताओ? ये कहाँ है? लीवर में। तो जान जाओ आज से कि कलेजी का एक महत्वपूर्ण कार्य क्या है, यानी लीवर का महत्वपूर्ण कार्य में से ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। देखो, लीवर की कोशिका हेपेटिक सेल, लीवर की हेपेटिक सेल हिपैरिन बनाती है। अब ये हिपैरिन ही ब्लड को जमने नहीं देता, इसीलिए जब आपके शरीर में खून दौड़ रहा है तो वह द्रव रूप में दौड़ रहा है, यानी वो सॉलिड में टर्न नहीं हुआ, जमा नहीं। आगे कारण क्या है? कारण हिपैरिन आ गया। ये तभी, जब तक ये हिपैरिन रहेगा आपका रक्त जमेगा नहीं। तो अब इसीलिए क्या किया, जैसे ये थ्रोम्बिन टर्न हुआ, उसने हिपैरिन को इनएक्टिव कर दिया। क्या कर दिया? इनएक्टिव, निष्क्रिय। मतलब इसका काम था रक्त का थक्का जमाना, थक्का न जमने देना, ये काम से इसको हटा दिया, यानी इसको इनएक्टिव कर दिया। यानी कहा कि नहीं, तुम ये काम नहीं करोगे। समझ रहे हो? तो जैसे ये हिपैरिन इनएक्टिव हुई, तुरंत आपके शरीर के अंदर रक्त में बह रहा जो फाइब्रिन है, ठीक है, वह ये जैसे इनएक्टिव हुआ, वो फाइब्रिन तुरंत फाइब्रिनोजन में टर्न हो गया। इसमें वो फाइब्रिनोजन में टर्न होते ही अब वो जाल बना लिया, ठीक है, और ब्लड कैप्सूल सब इसी में जमा होने लगी, बाहर निकलना। इसीलिए देखना, अगर चोट ज्यादा लग जाए, अब खून जल्दी बंद नहीं हो रहा है, तो जो लोग जानकार होते हैं वो केमिस्ट्री का यूज करते हैं। या तो देखना खपड़ा लगा देंगे वहीं पे कस के, या राख का कंडौली राखी, और नहीं ये सब मिल रहा है क्योंकि आजकल तो एलपीजी का जमाना है, कहाँ पर राखी मिलती है, सब घरे में तो आजकल एलपीजी से खाना बन रहा है। तो लगते खोजने कहाँ झाला है, तो वो झाला वो तुरंत ले आके यहाँ लगा देते हैं। तो झलवा में जाल रहता है ना, वो है जलवा ई बना रहा है, और उसको चिपकाते ही देखना ब्लड कैप्सूल्स में फंसने लगेंगी, बस अवरोध हो जाएगा, बाहर निकलना बंद हो जाएगा। अब आगे बात समझ में? तो ये देखो तीसरे स्टेप में जब फाइब्रिनोजन में टर्न हो गया, बस ब्लड क्लॉट कर दिया, ठीक है। अब एक चीज तुम्हें एक चीज और बता दे कि कभी ये मत सोचना कि रक्त जब शरीर का कोई हिस्सा कटेगा फटेगा तभी ब्लड क्लॉट करेगा, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कई बार तुमको ध्यान ये रखना है कि वो ऊतक इंजर्ड होनी चाहिए, माने घायल होनी चाहिए, और जब घायल होगी तब ये दोनों निकलेंगे। जैसे कि तुम देखे होगे, मान लो घर में कोई भी बच्ची नया नया मसाला पीसना लोढ़ा से सीख रही है, और मारना चाहिए प्याजी पर मार लिया अंगुली पे, तो देखोगे खून जम जाएगा गोली। या तुम जा रहे हो कहीं से ढेला के लग गया, खून नहीं निकला, फूल गए, तो वहाँ देखना खून जम जाएगा। इसका मतलब है कि ये थक्का केवल बाहर निकलते समय नहीं जमेगा, अगर इंजर्ड हो गई तो वो ये
दोनों निकालेगी, जो प्रोथ्राम्बिन को थ्राम्बिन में बदलेगी और थ्राम्बिन बदलते ही हेपेरिन को इनेक्टिव करेगा और इनेक्टिव होते ही फार्मिन फार्मिन में बदलेगा और जब होते ही वो रक्त जम जाएगा, चाहे वो फट के बाहर खून निकले या ना। निकल गया तो अति उत्तम है, नहीं निकला तो वहीं जम जाएगा। और जब तक वो जमा हुआ ब्लड को फिर ब्लड सफाई नहीं कर देगा तब तक वो आपको पीड़ा देता है। आगे बात समझ जान के क्लॉटिंग कैसे होती है, एक बार फिर से समझ। जब किसी भी इंसान के शरीर का कोई हिस्सा घायल हो जाता है तो उस घायल अंग को बनाने वाली ऊतक भी इंजर्ड हो जाती है। इंजर्ड होते ही ये कैल्शियम आयन और प्लेटलेट फैक्टर 3 रिलीज करती है जो प्रोथ्राम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। रक्त में थ्रोम्बिन बनते ही वह रक्त में घुली हुई हेपेरिन को इनेक्टिव कर देता है और जैसे ये निष्क्रिय होती है तुरंत फाइब्रिनोजन में कन्वर्ट होने लगता है जिससे रक्त का थक्का जमा जाता है और खून का बाहर निकलना। अब बोलो क्या? तो अब हमने दूसरा पार्ट ब्लड वेसल खत्म कर दिया। अब हाँ तीसरा हार्ट। चलिए तो पहले आप अपने हार्ट के बारे में जान लें तब डायग्राम बनाएं। मैं एक बार फिर से इंद्र को बुलाऊंगा और इंद्र आएंगे। अब आप इंद्र को देखिए और आप समझिए कि आप सभी की बात हो रही है। ठीक है सर, बढ़िया लग रहा है ना यहाँ खड़े हैं तो। हाँ नहीं सोच रही कि हमको कहीं हो रहा है। आइए चलिए तो थोड़ा एंजॉय के लिए कहते हैं। अब आप यहाँ से समझिएगा क्योंकि अब मैं लोकेशन बताने जा रहा हूँ। इंद्र का ये पोर्शन हेड है, ये पोर्शन नेक है, ये थोरैक्स है, ये अब्डोमेन है और एक टेल है जो इनके पूर्वज में थी इनमें नहीं है। ठीक है। तो जो ये थोरैक्स वाला पोर्शन है ये देख लीजिए। अब इसको भी समझा रहा हूँ। थोरैक्स में यहाँ आप लोग सब अपने अपने नहाए समय अनुभव करिएगा। यहाँ से यहाँ तक हड्डी एक गई हुई है जो यहाँ जाकर ऐसे हंसुली बना दी है ना। ये क्लेविकल बोन है और ये जो आप देख रहे हैं ये स्टर्नम है। ठीक है। यानी यहाँ जहाँ से टाई लगाए हैं और यहाँ तक एक बात अब्डोमेन शुरू हो जाएगा। हड्डी का बक्सा बस इतने है। ठीक है। तो ये स्टर्नम है। स्टर्नम से इधर और इधर कुल 13 जोड़ी पसलियां निकल रही हैं और ये पसली जाकर पीछे वर्टिब्रल कॉलम के थोरैक्सिक वर्टिब्रा से जुड़ रही है। ऊपर एक क्लेविकल बोन और ये सुप्रास्कैपुलर, ये दोनों मिलके यहाँ बंद कर रही है। अब ये बंद हो गया, पीछे बंद हो गया, ऊपर बंद हो गया। अब नीचे आइए। नीचे इसके ठीक स्टमक है और स्टमक के ठीक ऊपर डायफ्राम है। क्या है? डायफ्राम। तो नीचे से डायफ्राम बंद कर दिया। अब ये चारों तरफ से बंद, ये एक बक्सा हो गया। इस बक्सा का नाम है थोरैसिक बॉक्स या थोरैसिक कैविटी और उसी कैविटी में छाती के बीचों बीच छाती की लिगामेंट से जकड़ी हुई 240 से 340 ग्राम का एक मांसल लाल भूरे रंग की रचना स्थित है जिसे हम हार्ट कहते हैं। ठीक है। महिलाओं में हार्ट का आकार छोटा होता है। सुने होंगे महिलाएं बड़ी छोटी दिल की होती, इनको कोनो बात नहीं बताना चाहिए। सुने हो? अब जैसे अगर किसी लड़की से हम कह दें
कि ये बात जाके दूसरे को मत बताना, तो जान जाना पक्का। क्यों जान जाएगी, यह बतिए बताना है, दूसरी बतिए नहीं बताना। और वो जाके कुल बात बता देगी। और लड़कों को कहोगे कि बात मत बताना, तो कुछ लड़कों में भी लड़कियों वाला चरित्र रहता है, तो वो भी जानता है बताना है। और अगर वो एक मनुष्य में पुरुष वाला गुण होगा तो देखना फिर शीशा नहीं बताएगा, कहा नहीं सर बोले ये बात नहीं बतानी, अपने मम्मी और पापा को नहीं बताएगा। लेकिन लड़कियों से आप ऐसी उम्मीद ना कीजिए। ऐसा क्यों होता है? तो उसके एक पीछे रीजन हम लोग इस पर कभी और दूसरे दिन चर्चा कर लेंगे जब खाली समय रहेगा तो। लेकिन इसके लिए हम एक बात अवश्य कह सकते हैं कि लड़कियों का हार्ट छोटा होता है, पर ये बात नहीं कि सब लड़कियों में एक गुण होता है, ऐसी भी बात नहीं। ठीक है, क्योंकि हमारा ऐसा आकलन है कि जो महिलाएं लीडरशिप करती हैं, नेतृत्व करती हैं या किसी बड़े पद पे हैं, तो वो दिमाग और हृदय से भी बड़ा होती हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? वो दिमाग और हृदय से भी बड़ी होती है। लहा लीजिए काका, सही है? हमको नहीं दिख रहा था इसीलिए बोल, अगर मुंह धोना है तो धो लीजिए कुछ, तो वो बड़ी होती है। आगे बस वो मतलब इसीलिए वो उसको लीडरशिप मिलता है। तो उसके अंदर खाली उस शरीर से महिला है, सारे उसके लक्षण करेजियस है। इसलिए हिम्मत के मामले में आप कभी मत कहिएगा कि महिला कमजोर होती है। अगर एक महिला ठान ले किसी को बेइज्जत करना, तो बड़े से बड़ा कांड कर लेगी, तनिक से नहीं होगी। तो स्त्रियां शक्ति की स्वरूपा है, इसलिए उन पर विषय कभी नहीं, उनसे केवल आप उनकी इज्जत करिए, इतना है बस। अब आप जरा देखेंगे 240 से 280 ग्राम का महिलाओं का हार्ट होता है, और 300 से लेकर 340 ग्राम तक वजन का पुरुषों का हार्ट होता है। आगे ये बात समझना है। 8 से 12 सेंटीमीटर चौड़ाई और 13 से 14 सेंटीमीटर लंबाई में ये हमारा हार्ट होता है। समझ में आ गया आपको? ऐसा आपका जो ये हार्ट का लोकेशन है, कंफर्म हो गया? अब ये इतना लिगामेंट से बंधा है कि आप उछलिए कूदिए हिलेगा नहीं, इतना टाइटली आप फिक्स है। इतनी बात आ गई आपको? अब हम आपको हार्ट का आकार दिया है। ये बाहर से आपका हार्ट ऐसे दिखेगा, जैसा आप फिल्मों में देखते हैं वो पान का पत्ता कुकुल हार्ट नहीं है आपका हार्ट ऐसे तिरछा इधर बढ़ा हुआ है, बाएं साइड में भाग रहा है। ये आपका हार्ट है, ये अभी बाहर से दिखा रहा हूं। आप बीचों बीच आप देखेंगे ऐसे एक सेप्टा है जो बांट रहा है इसको। इसके बाद यहां से आपको बाहर से एक ऐसी नलिका दिखेगी, इधर से भी आपको 2 नलिकाएं ज्वाइंट होती हुई आके जुड़ती हुई और ऐसे दिखाई देंगी। इसके बाद आपको यहां से ऐसे एक चाप काटती हुई रचना दिखेगी, राइट है? और फिर इससे एक ऐसे रचना निकली हुई, फिर इससे ऐसे 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड होकर निकली हुई दिखाई देगी। ठीक है? और यहाँ नीचे आपको ऐसे दिखेगा। ये बाहर से भी सब बातें हो रही है। ठीक है?